हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2021 में। सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? 3 अगस्त को इस बिल जिसका नाम है द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 को लोकसभा ने पास कर दिया। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये बिल आखिर है क्या। दूसरी बात, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इस बिल को लाना क्यों जरूरी रहा, और तीसरी बात, वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस बिल की वजह से अब इफेक्ट होंगे, और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि इस बिल के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो लोगों का कहना है, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब यह बिल पास हुआ 3 अगस्त को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री NV रमन, उन्होंने इनफैक्ट गवर्नमेंट से एक सवाल पूछा कि आप एक ऐसा बिल लेके आए हैं जिसके थ्रू ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जिनको ट्राइब्यूनल्स कहा जाता है, इनमें को आप लगभग 8 ट्राइब्यूनल्स को बंद या डिसॉल्व करने की डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं। आपकी आखिर मंशा क्या है? और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पिछले कई सालों के डेटा को एनालाइज किया और हमने देखा कि ट्राइब्यूनल जब स्टार्टिंग में स्टैब्लिश किए गए, उनकी मंशा यही थी कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है या इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर बर्डन बहुत है, बोझ बहुत है, और उस बोझ को कम करने की डायरेक्शन में इन ट्राइब्यूनल्स को स्टैब्लिश किया गया था कि ये ट्राइब्यूनल्स फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जल्दी से न्याय हो सके, जल्दी से फैसले हो सके, उसके लिए इनको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन सच्चाई इसके शायद विपरीत रही होगी, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से ट्राइब्यूनल्स ने ऐसा कोई रिमार्केबल शायद आउटपुट ना दे पाए हों जिससे क्लियरली स्टैब्लिश हो सके कि ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करने के कारण जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो और फास्ट हो गई और तेज हो गई। और इस कारण गवर्नमेंट ने कहा कि जब ये अपना पर्पस ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जस्टिस डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ट्राइब्यूनल्स को चलाए रखने का कोई मीनिंग नहीं है। इसके बजाय तो ये एडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमने क्रिएट किया है, उसको खत्म किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, और इनके जो केसेस और पावर्स हैं उनको सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इनको डिसॉल्व करने के बजाय क्यों ना आप इनमें रिफॉर्म्स लाएं, क्यों ना इनकी जो वेकेंसीज हैं उनको आप फुलफिल करें, ताकि जो इंटेंडेड पर्पस था कि सस्ता सुलभ त्वरित न्याय हो या फास्ट एक्सपीडिशियस जस्टिस डिलीवरी हो, उसको अचीव किया जा सके। अप्रैल 2021 में इन्हीं लाइंस पे एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, और अभी 3 अगस्त को उस ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के थ्रू बेसिकली एक बिल के फॉर्म में या उसके प्रोविजंस को बिल के फॉर्म में पास कर दिया गया है। ये जो बिल है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021, इसके इन्फोर्स होने के बाद 8 डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स जो जनरली एपिलेट बॉडीज की तरह काम करती थी, उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और इनके जो केसेस होंगे, इनके जो पावर्स होंगी, इनका जो जुरिस्डिक्शन होगा, उनको कॉरस्पॉन्डिंग सिविल कोर्ट्स या कॉरस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, तो ऑपोजिशन ने इसका काफी विरोध भी किया कि इसके ऊपर पहले एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए। ये जो बिल है, ये बिल कहता है कि वो जो 8 ट्राइब्यूनल्स हैं जिनको हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, उनके जितने भी चेयरपर्सन हैं या मेंबर्स हैं, उनको 3 महीने का नोटिस देके, उनको 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस देके उनको प्रीमेच्योर टर्मिनेट किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यह बिल जो बाकी बची हुई ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनको हटाया जाएगा, इसके बारे में भी कई इंपॉर्टेंट बेसिकली चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अच्छा, वो कौन से 8 ट्राइब्यूनल्स हैं जिनको इस बिल के थ्रू डिसॉल्व किया जा रहा है? पहला है द फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, चौथा है कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, पांचवा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, छठा है एयरपोर्ट्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, सातवां है द नेशनल हाईवेज ट्राइब्यूनल, एंड आठवां है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ये अलग अलग एक्ट्स के थ्रू ट्राइब्यूनल्स बेसिकली स्टैब्लिश किए गए, जैसे सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962, पेटेंट्स एक्ट 1970, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
इसमें से जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके फंक्शंस को अब हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है, इसके बेसिकली पावर्स को, ज्यूरिसडिक्शन को हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली कई ट्राइब्यूनल्स के ज्यूरिसडिक्शन और वर्क को, एरियाज को अब सिविल कोर्ट्स को बेसिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, कौन से वो मेजर चेंजेस हैं जो इस बिल के थ्रू लाए जा रहे हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बड़ा चेंज कि जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी होगी अलग अलग ट्राइब्यूनल्स की, उन सभी की सेम पे और सेम रूल्स सभी ट्राइब्यूनल्स पे एप्लीकेबल होंगे। अभी तक क्योंकि अलग अलग ट्राइब्यूनल्स अलग अलग एक्ट्स के अंडर आते थे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाता था। अब गवर्नमेंट ने ओवरराइडिंग बेसिकली लॉ ले आए हैं कि ये सभी ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन, उनके मेंबर, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, सभी को सिमिलर पे दी जाएगी। उसके अलावा किसी ट्राइब्यूनल मेंबर को या चेयरपर्सन को कैसे हटाया जाएगा, उसकी भी क्लियर गाइडलाइंस, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इस बिल के थ्रू लेआउट कर दी गई हैं। इस बिल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी मेंबर और चेयरपर्सन को हटा सकती है अगर उसके पास जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन हो और वो इन क्राइटेरिया के अंडर फॉल करते हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर, चेयरमैन अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है या मॉरल टर्पिट्यूड में बेसिकली कन्विक्ट हो जाते हैं या फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल बेसिकली पाए जाते हैं या फिर ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप हो गया जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन बन जाए या इंपार्शियलिटी इफेक्ट हो। उसके अलावा ऐसे मेंबर या चेयरमैन की कंटिन्यूटी अपने ऑफिस में पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकती है, तो ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है इस बिल के फोर्स में आने के बाद। तो एक तो यूनिफॉर्म पे हो जाएगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली चेयरपर्सन और मेंबर्स को हटा सकती है। 8 ट्राइब्यूनल्स को इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है और सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को उनके ज्यूरिसडिक्शन और वर्क को ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके अलावा जो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर्स होंगे ट्राइब्यूनल्स के, वो जनरली फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट्स होंगे। अब यह भी कोशिश की जा रही है कि क्लियर अकाउंटेबिलिटी डिफाइन की जाए ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन की, मेंबर्स की, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन प्रपोज चेंजेस की वजह से ट्राइब्यूनल्स की जो इंडिपेंडेंस है या जुडिशियल बॉडीज की जो इंडिपेंडेंस है उस पर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट हो। दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि अब जो नया बिल है उसके हिसाब से जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी स्टेट ट्राइब्यूनल्स की, उसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और जो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे स्टेट के, उसके चेयरमैन दोनों बेसिकली इसके मेंबर्स होंगे और जो सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे स्टेट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और स्टेट के जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। साथ ही साथ इसके जो हेड होंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के, वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, लेकिन उन चीफ जस्टिस के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होंगे। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा तो नहीं कि आप चीफ सेक्रेटरी को या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चीफ होंगे उनको वोटिंग राइट्स आप दे रहे हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कहीं एक तरफ बायसनेस की तरफ डाइल्यूट किया जा रहा हो। अब जो इंपॉर्टेंट बेसिकली ट्राइब्यूनल्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड या कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, जो कि कॉपीराइट एक्ट, सिनेमेटोग्राफ एक्ट एटसेट्रा के अंडर बेसिकली एस्टैब्लिश की गई थी। तो लोगों का यह कहना है कि ये जो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है कि अगर ट्राइब्यूनल अपना इंटेंडेड फंक्शन प्रॉपर डिलीवर नहीं कर रही हैं, जल्दी से जस्टिस डिलीवर नहीं कर रही हैं, तो बेवजह उनको बनाए रखना, उनके ऊपर खर्चा करना, टाइम डिले बेसिकली टॉलरेट करना, इसके बजाय उनको डिसॉल्व किया जाए और जो रेगुलर जुडिशियल प्रोसेस है उसको उनके फंक्शन को हैंड ओवर कर दिया जाए। ये जो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है ये 2015 में बेसिकली स्टार्ट हुई, जब गवर्नमेंट ने स्टडी करना शुरू किया कि कौन कौन से ट्राइब्यूनल ठीक से काम कर रहे हैं और कौन से ट्राइब्यूनल्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इंडिया में आज की तारीख में टोटल कितने ट्राइब्यूनल्स होंगे? तो इंडिया में आज की तारीख में टोटल 16 ट्राइब्यूनल्स हैं, जिसमें बहुत ही फेमस द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या एनजीटी जिसको कहा जाता है, उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस अपीलेट ट्राइब्यूनल, द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स,
ये सारे जो ट्राइब्यूनल्स इन 8 के अलावा जो एग्जिस्ट करेंगे उनमें भी स्टाफ की शॉर्टेज या मेंबर्स की शॉर्टेज या चेयरपर्सन की शॉर्टेज बेहद बनी हुई है। तो कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि आप इनको डिसॉल्व करने की बजाय रिफॉर्म करके जो वैकेंसीज हैं उनको क्यों ना भरा जाए दोस्तों। इसके अलावा क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि मान लीजिए कुछ ट्राइब्यूनल्स बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए हैं, जैसे एफकैट जो है, एफकैट का मतलब है फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो ये जितनी हमारी आर्ट और सिनेमा की चीजें हैं उनको एपेलेट बॉडी की तरह काम करती हैं। इसके जो मेंबर्स होते थे, चेयरपर्सन होते थे, वो आर्ट और सिनेमा से बेसिकली बिलोंग करते थे। अब आप इसको डिसॉल्व करके इसका फंक्शन किसी रेगुलर सिविल कोर्ट या रेगुलर हाई कोर्ट को अगर आप सौंप देंगे तो हो सकता है उस सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो एक्सपर्टीज ना हो आर्ट एंड सिनेमा से रिलेटेड। सिमिलरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली एपेलेट ट्राइब्यूनल है उसमें हो सकता है कि जो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके पास वो एक्सपर्टीज ना हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इस चीज को बेसिकली आप कैसे एड्रेस करेंगे? लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि जब ये रेगुलरली बेसिकली दे दिए जाएंगे सिविल कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, टाइम के साथ वो एक्सपर्टीज सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में बाकी मुद्दों की तरह, मामलों की तरह अपने आप धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लेजिस्लेटिव ओवरराइड का बेसिकली केस हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली एक तो बिल जो आया 3 अगस्त को उसमें किसी तरह का डिस्कशन नहीं हुआ। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सिमिलर टाइप के प्रोविजंस बेसिकली इनेक्ट किए थे पहले और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्रक कर दिया था, हटा दिया था मद्रास बार्स एसोसिएशन केस 2021 में। उसके बावजूद बेसिकली गवर्नमेंट फिर से उन्हीं प्रोविजंस के साथ दूसरा बिल लेकर आई है। तो यह कहां तक ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑब्जर्वेशन रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड डायरेक्शंस बेसिकली दे रहा है कि आप चेयरपर्सन्स और मेंबर्स को फिल करिए वैकेंसीज को, तो उनको फिल करने की बजाय आप उन ट्राइब्यूनल्स को ही डिसॉल्व कर दे रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि अगर उनको हम फिल भी कर दें तो भी पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन ट्राइब्यूनल्स का वो बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को हम फिल कर दें, उसके बावजूद भी चीजें जस की तस बनी रहें। इससे अच्छा है इनको डिसॉल्व किया जाए और सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स पे बेसिकली फोकस किया जाए। उसके अलावा एक इसमें इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि 50 साल से जिसकी कम एज होगी उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा ट्राइब्यूनल्स में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50 साल की एज का आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया आप किस बेसिस पे लाए हैं? गवर्नमेंट का कहना है कि 50 इयर्स का जो हम बेंचमार्क लाए हैं इससे हमें एक्सपीरियंस लेवल बेसिकली इंश्योर करने में मदद मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं कि कोई बहुत इनएक्सपीरियंस व्यक्ति अपॉइंट हो जाए इन ट्राइब्यूनल्स में, क्योंकि इनकी इतनी इंपॉर्टेंट बेसिकली फंक्शनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सेक्शन 37 है जो बिल का, उसमें जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी वो 2 नाम बेसिकली रेकमेंड करेगी और उन 2 नामों में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो चुन सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बेवजह का डिस्क्रेशन या मन मुताबिक चुनने की इसमें आजादी दे दी हो। और लास्ट पॉइंट बिल्कुल कि वैकेंसी जो है ट्राइब्यूनल्स की, जो 16 हमारी ट्राइब्यूनल्स हैं, इसमें मेंबर्स की वैकेंसीज हो या फिर इसमें चेयरपर्सन की वैकेंसीज हो, वो लगातार बनी हुई हैं। आप अबॉलिश करने के बजाय उनको फिल करने की कोशिश करिए, या अगर आप अबॉलिश करना चाहते हैं लेजिस्लेटिव मैंडेट से, जो बचे हुए ट्राइब्यूनल्स है कम से कम उनके मेंबर्स और चेयरपर्सन को आप एक्सपीडिशियसली फिल करना सुनिश्चित करें। और फिर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन कि मान लीजिए फिल्म सर्टिफिकेशन है, एविएशन सेक्टर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेक्टर है, इनके जो स्पेशलाइज लोग इन ट्राइब्यूनल्स में बैठते थे वो स्पेशलाइजेशन सिविल कोर्ट्स में डेवलप हो, हाई कोर्ट्स में डेवलप हो, उसकी तरफ भी इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी ही कदम उठाने चाहिए। तो ये एक डिस्कशन रहा कि ये जो बिल है कि अब नई सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, 8 ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व किया जा रहा है, उनके फंक्शंस को सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ट्राइब्यूनल्स पूरी तरह ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप वैकेंसीज पहले फिल करिए। स्पेशलाइजेशन का एक मुद्दा है, लेजिस्लेटिव ओवरराइड का एक मुद्दा बेसिकली निकल के आया है, और सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लेट्स सी कि यह बिल किस तरीके से आगे बढ़ता है, और जैसा हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन सारे सजेशंस, क्रिटिसिज्म को
पॉजिटिवली एड्रेस करते हुए इस बिल को आगे बढ़ाएगी। जरूरत पड़े तो हो सकता है अमेंडमेंट्स भी इसमें लाए जा सकते हैं। अब लास्ट छोटा सा डिस्कशन हो जाए कि ये ट्राइब्यूनल्स आखिर इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इंडिया में क्या रही है। ये जो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन टाइम के साथ जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर है, उन्होंने रियलाइज किया कि इंडियन कोर्ट्स के ऊपर केस लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स का लेक्चर देखें तो इंडिया में आज रफली 4.5 से 5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। और एवरेज टाइम ड्यूरेशन एक नॉर्मल कोर्ट केस का रफली 10 से 15 साल है। इस जुडिशियल डिले को एड्रेस करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बेसिकली लाया गया थ्रू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। और जो अब इंसर्ट किए गए आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, आर्टिकल 323B डील करता है ट्राइब्यूनल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अलावा हैं उन ट्राइब्यूनल से, और आर्टिकल 262 ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रोल प्रोवाइड करता है कि अगर इंटरस्टेट रिवर्स है, उनके मामले में दो स्टेट्स के बीच में, दो से ज्यादा स्टेट के बीच में या अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाए, आपस में बात ना बन पाए, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट करके उन इश्यूज को बेसिकली डिसॉल्व या रिजॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कृष्णा रिवर को लेके, गोदावरी रिवर के वाटर शेयरिंग को या कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ट्राइब्यूनल्स बेसिकली बना चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर जो कि ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 पर बेस्ड है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।